देवगढ़ कस्बे के बीचों बीच खड़ी शर्मा हवेली बाहर से जितनी पुरानी दिखती थी, भीतर से उतनी ही जिंदा थी। बरसों की धूप और बरसात ने उसकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ा दी थीं, लेकिन आंगन में गूंजती आवाजें आज भी उसी तरह सांस लेती थीं जैसे कभी लेती थीं। बरामदे की लकड़ी चरमराती तो लगता मानो घर खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। सुबह सुबह तुलसी के पास जल चढ़ता, दोपहर में धूप चौखट पर ठहरती और शाम ढलते ही दिए की लौ हवेली की आंखों में चमक भर देती। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, ये उन रिश्तों का संग्रह था जो पीढ़ियों से एक दूसरे में उलझे, सुलझे और फिर उलझे रहे। हरिशंकर शर्मा इस हवेली के मुखिया थे। उनकी चाल में अनुशासन और बातों में कठोरता थी। कस्बे में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने जिंदगी को नियमों की किताब समझकर जिया था, हर अध्याय तय, हर पंक्ति नियंत्रित। उन्हें विश्वास था कि अगर घर में अनुशासन रहेगा तो कोई आंधी उसे हिला नहीं पाएगी। लेकिन इस विश्वास के पीछे एक डर भी छुपा था, टूटने का डर। वो डर जो उन्हें और सख्त बनाता गया। कमला देवी हरिशंकर की पत्नी थी और इस घर की सांस। उनकी मौजूदगी में घर अपने आप ठीक ठाक चलता रहता। वे कम बोलती थीं, पर उनकी चुप्पी में इतना सुकून होता कि कई झगड़े वहीं थम जाते। उन्होंने जीवन को जोड़ने की कला सीखी थी, कभी अपने हिस्से की खुशी छोड़कर, कभी अपने हिस्से का दर्द उठाकर। उनके 3 बच्चे थे। विजय सबसे बड़ा, जिसने बचपन से ही समझ लिया था कि उसे पिता की उम्मीदों पर खरा उतारना है। वो जिम्मेदार था, मेहनती था, लेकिन भीतर कहीं एक कोना ऐसा था जहां उसके अपने सपने धूल खाते पड़े थे। सुधा, बीच की संतान, जिसने हमेशा दूसरों की भावनाओं को अपने से ऊपर रखा। शादी के बाद उसका जीवन उम्मीदों और तानों के बीच फंसता चला गया, पर वो मुस्कुराती रही। अमित, सबसे छोटा, सपनों से भरा, सवालों से लदा और हर उस नियम से असहज जो उसकी उड़ान को रोकता हो। अमित का शहर जाना घर में पहली बड़ी दरार था। हरिशंकर ने मना किया था, चेतावनी दी थी कि शहर सपने निगल जाता है, लेकिन अमित ने पहली बार पिता की बात नहीं मानी। वो शहर गया, कुछ सालों तक वहां की रफ्तार में खुद को ढालने की कोशिश करता रहा। उसने दोस्तों के साथ मिलकर काम शुरू किया, रात दिन मेहनत की, लेकिन अनुभव की कमी और हालात की मार ने उसके सपनों को कर्ज में बदल दिया। जब सब कुछ डूब गया तो उसके पास लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वो बिना बताए देवगढ़ लौटा। बारिश की एक शाम थी। हवेली के फाटक पर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। भीतर कदम रखते ही मां की नजर उस पर पड़ी। कमला देवी की आंखों में एक साथ राहत और चिंता उतर आई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। वही स्पर्श अमित को भीतर तक तोड़ गया। खाने की मेज पर उस रात शब्द कम थे। हरिशंकर ने बस इतना कहा कि बिना बताए लौटना ठीक नहीं। उस वाक्य में सालों की दूरी सिमटी थी। विजय सब समझ रहा था लेकिन चुप रहा। सुधा की आंखें झुकी थीं। घर में पहली बार ऐसा लगा कि सब एक साथ हैं, फिर भी बहुत दूर। धीरे धीरे सच बाहर आया। कर्ज, असफलता, टूटे सपने। कस्बे में बातें फैलने लगीं। हरिशंकर को यह सब चुभ रहा था। उन्हें लगा कि परिवार की इज्जत खतरे में है। उन्होंने हवेली बेचने की बात कह दी। एक ऐसा वाक्य जिसने कमला देवी की छाती में ठंड उतार दी। ये वही हवेली थी जहां बच्चों ने चलना सीखा था, जहां हर त्योहार एक स्मृति बनकर दीवारों में बस गया था। इसी उथल पुथल में सुधा का दबा हुआ सच सामने आया। उसका विवाह सम्मान से शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे अपेक्षाओं और तानों के बोझ ने उसे तोड़ दिया। वो मायके लौटी और समाज के डर से सच छुपा लिया गया। अमित की लड़ाई ने सुधा को बोलने की ताकत दी। पहली बार हवेली में बातें साफ साफ होने लगीं, कठोर लेकिन जरूरी। विजय, जो हमेशा पिता की परछाई में चलता रहा था, अब सवाल पूछने लगा। उसने कहा कि जिम्मेदारी और आजादी के बीच संतुलन जरूरी है। हरिशंकर को यह विद्रोह लगा, पर उनके भीतर कुछ हिलने लगा। कस्बे के कुछ रिश्तेदारों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। पुराने कागजों में हेराफेरी कर हवेली पर दावा ठोंक दिया गया। नोटिस आया। घर में घबराहट फैल गई। अमित ने खुद को दोषी मानते हुए घर छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन कमला देवी पहली बार सख्त हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि यह घर किसी के जाने से नहीं बचेगा, बल्कि साथ रहने से बचेगा।